9/11 की इवेंट जो कि 2001 में हुई थी, हम सब इस बात को जानते हैं कि ये क्यों हुई, किसने की, कौन इसके पीछे था। इसकी कोई इंटरनेशनल इंक्वायरी तो नहीं हुई। हालांकि ये डिमांड की गई थी बहुत सारे लोगों की तरफ से कि इसके एक यूनाइटेड नेशन की तरफ से या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल की तरफ से इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे लोग कौन हैं, क्या पूरी साजिश थी, क्या इसके पीछे मंशा था, ताकि वो पूरी तरह से बाहर आ सके और इसका पूरा बैकग्राउंड जाना जा सके। लेकिन अमेरिका क्योंकि दुनिया की उस वक्त वाहिद सुपर पावर था और वो एक तरह से एक एडवेंचरिज्म पर निकला हुआ था, अपने आप को सिंगल सोल सुपर पावर इस्टेब्लिश करने के लिए उसने नहीं सुनी और बाद में जो कुछ उसने बताया या उनकी प्रेस ने बताया उसको पूरी तरह से तस्लीम किया गया, उसको माना गया और फिर बाद में 9/11 की वही सच्चाई ठहरी जो कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताई थी। हम लोग भी जाहिर सी बात है जो इन्फॉर्मेशन है जो इस इवेंट का तज्जिया करते हैं उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन की बुनियादों पर करते हैं। तो सूरत हाल ये हुई कि जब 9/11 की इवेंट हुई तो ये एक टेररिस्टिक इवेंट थी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हज़ारों अमेरिकन, बेगुनाह अमेरिकन मारे गए, बल्कि उसके बाद जो गुस्सा और बदला, जो कि जाहिर सी बात एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी नहीं है, एक सिविलाइजेशनल करैक्टर नहीं है, क्योंकि सिविलाइजेशनल करैक्टर सच्चाई है और सिविलाइजेशनल करैक्टर जस्टिस है और नरमी है और लोगों की जानों को बचाना है। लेकिन इन सब बातों को इन बातों से दरकिनार करते हुए इन सारी वैल्यूज़ को गुस्से और बदली की जो पॉलिसी अपनाई गई, उसका नतीजा ये हुआ कि और उसके बाद में हम इंट्रोस्पेक्शन तो क्या करते, हम टेररिज्म के फिनोमिना के ऊपर एक ऐसा कंसेंसस डेवलप करते कि बाद में ऐसी सारी की सारी चीज़ें ना हो, बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियाँ ना जाएं। बल्कि इस एडवेंचरिज्म की वजह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का था, उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से, अब हम 20 साल बाद एनालाइज करते हैं, एक तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया लाकर। उसने ना सिर्फ इसमें अफ़गानिस्तान में हज़ारों और लाखों लोग मारे गए, बल्कि उसके बाद उसी टेररिज्म के फिनोमेना को क्रश करने के लिए वो इराक गए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दुनिया की बहुत सारी हुकूमतों ने अपने यहाँ जो राइट ग्रुप थे, अपने जो ह्यूमन राइट ग्रुप थे, अपने यहाँ जो एंटी गवर्नमेंट्स बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो कि डेमोक्रेटिक भी थे, जो कि सेकुलर भी थे, जो कि बहुत ह्यूमनिस्ट भी थे, उन सबको क्रश करने के लिए इसी वार अगेंस्ट टेरर का बहाना लिया गया। और हम देखते हैं कि हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ ना सिर्फ कत्ल की गई, बल्कि उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में बंद हैं। तो इस पूरी इवेंट का फ़ायदा उन सरकारों ने उठाया जो अपने यहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की लड़ाई को दबाना चाहते थे, या एंटी गवर्नमेंट जो एजिटेशन थे या पार्टीज़ थी या ग्रुप थे, उनको ख़त्म करने में इसका सहारा लिया गया। तो एक तो इसका फ़र्क ये पड़ा। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि इससे जो तबाही हुई है उसके बाद इन कंट्रीज़ के अंदर, ख़ासकर हम इराक देखते हैं, ख़ासकर हम लोग फिर अफ़गानिस्तान देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, वहाँ पर गवर्नेंस ख़त्म हो गई, वहाँ पर लैंड ऑर्डर ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर और बहुत सारे क्रिमिनल ग्रुप, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप वजूद में आए, जो अभी तक वॉयलेंस में इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं और हज़ारों और लाखों लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। ISIS का फिनोमिना भी एक मिस्टीरियस फिनोमिना है। हम जानते हैं कि इराक में पैदा हुआ, वो भी अमेरिका की जो वार अगेंस्ट टेरर के नतीजे में जो इराक की सोसाइटी कोलैप्स हुई है उससे निकला है। अब उसके पीछे कौन है, कौन लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन लोग उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन दे रहे हैं, कौन लोग उनको इतनी हाई क्लास इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो किस तरह से इतना हाई लेवल का ऑपरेशन कर ले रहे हैं कि अमेरिकन आर्मी, रशियन आर्मी, ईरानी आर्मी, टर्किश आर्मी, सीरियन आर्मी उनके सामने ठहर नहीं पाई। तो ये एक फिनोमिना वहाँ से बरामद हुआ और उसने हज़ारों और लाखों लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया और अभी तक जो है वो कर रहे हैं। तो एक दूसरा इसका असरात ये हुआ कि पहला असर तो उसका ये हुआ था कि उसने सरकारों को खुली छूट दी कि वो अपने यहाँ राइट ग्रुप को और ह्यूमन राइट ग्रुप्स को क्रश करें, और उसका एक असर ये हुआ कि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई। दूसरा उसका ये हुआ कि इन इलाकों में जहाँ पर वार अगेंस्ट टेरर की बुनियाद पर बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए, वहाँ सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो गई, कोलैप्स हो गए, गवर्नेंस ने काम करना बंद कर दिया और वहाँ बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप पैदा हुए
और ISIS का फिनोमिना भी जो हम देखते हैं कि जो कि मिस्टीरियस फिनोमिना है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही सॉलिड नहीं है कि जिस पे ये कन्विंस किया जा सके कि उसके पीछे फॉरेन पावर्स का और फॉरेन एजेंसीज का हाथ नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें पैदा हुई और वो इन सब का ये फिनोमिना जो है चला आ रहा है। 20 साल बाद हम ये भी देखते हैं कि इन सब ये जो वार थी, वार अगेंस्ट टेरर के नाम पर, ये तकरीबन अब फेल हो चुकी है। फेल इस तरह हो चुकी है कि हम देखते हैं कि वॉयलेंस में कमी नहीं आई है बल्कि इजाफा हुआ है। हर मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर अब आप देख सकते हैं, चाहे आप इजिप्ट के अंदर देख लीजिए मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे आप ईरान के अंदर देख लीजिए, चाहे आप इराक के अंदर देख लीजिए, चाहे आप सीरिया के अंदर देख लीजिए, आप चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, आप टर्की के अंदर देख लीजिए, बहुत सारी इवन सेंट्रल एशिया के अंदर देख लीजिए, इवन के इंडिया के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ तक कि चाइना के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम सुनने में आ रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक लोकल फिनोमेना हो सकता था या था, अगर हम ये बात मान भी लें कि इसके पीछे जो अमेरिका ने बताया है कि अलकायदा, तालिबान और इस नेक्सस का हाथ था, तो ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी इनको कंटेन करने की, उनको वहाँ पर दबाने की या उनको वहाँ ख़त्म करने की, ये पूरी तरह से नाकाम हुई है। और बल्कि अमेरिकन कार्रवाई ने इसको एक तरह से स्प्रिंग बोर्ड प्रोवाइड किया है और वो पूरे रीजन में, यानी कि पूरे यूरेशियन रीजन के अंदर वो फैल गया है। और अब आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से अब अफ्रीका के बिल्कुल बहुत दूर तक, नाइजीरिया जहाँ पे बोको हरम जैसा एक तबाहकुन ग्रुप पैदा हुआ है, वो भी बिल्कुल ISIS की तरह मिस्टीरियस है। तो उसी की तरह हम देखते हैं कि अल्जीरिया के अंदर, उसी तरह हम देख रहे हैं फिर सूडान के अंदर, उसी तरह हम देख रहे हैं कि सोमालिया के अंदर ये ग्रुप्स जो है अपनी जो इफ़ेक्टिवनेस है ऑपरेशंस की, ये अपनी जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। और दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया की आर्मी, दुनिया की जो पूरी ट्रेनिंग है वो हमें लग रहा है कि इसके पीछे नाकाम साबित हो रही है। अब इसके पीछे 2-3 वजह हो सकती हैं, क्योंकि ये इतने बड़े फिनोमिनाज होते हैं कि इसको फॉरेन फंडिंग के अलावा, फॉरेन ट्रेनिंग के अलावा, फॉरेन टेक्नोलॉजी के अलावा, फॉरेन वेपन सिस्टम के अलावा ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर एक कंसेंसस बनने की बात है, इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है कि जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, जो पीसफुल लोग हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइज, तो इसके ऊपर एक कंसेंसस बनने की बात है, इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है कि जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, जो पीसफुल लोग हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस्लामिक वर्ल्ड के लोग हैं, वो इसके ऊपर बैठें और रीथिंक करें। इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर हम क्यों फोकस कर रहे हैं? इस्लामिक वर्ल्ड को इसलिए फोकस कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि डेलिब्रेटली उन इवेंट का बहाना बनाकर जो 9/11 में हुई थी, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एक हाइब्रिड वारफेयर में धकेला गया है। क्योंकि ये फिनोमिना तमाम तरह से आपको देखा पूरे अफ्रीका से लेकर पूरे एशिया तक पूरी मुस्लिम आबादी को कवर कर रहा है। ठीक है, वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की बेसिक सोसाइटी को, बेसिक इंस्टीट्यूशंस को मुतासिर कर रहा है, उसको निशाना बना रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। तो इसको वो देखने की बात है कि कहीं इस इवेंट के ज़रिए या इस इवेंट का बहाना बनाकर या इस इवेंट को कर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को निशाना बनाने की तो कोशिश नहीं की गई है, जो कि हमारे सामने इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं और बहुत सारे जो फिनोमिनास चल रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पूरा नाइजीरिया से लेकर और यहाँ तक पूरा जो साउथ एशिया तक, बांग्लादेश तक भी आप इसको देख सकते हैं। इंडोनेशिया इवन के जो बिल्कुल आपका साउथ ईस्ट के अंदर सबसे दूर दराज मुस्लिम मुल्क है, उन सब जगहों पर ये सारी की सारी चीज़ मुतासिर कर रही है। एक डायमेंशन इसका है। दूसरा डायमेंशन इसका आइडियोलॉजिकल है। आइडियोलॉजिकल डायमेंशन इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट जो है बुनियादी तौर से जो लिबरल डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल वैल्यूज़ का को लेकर चल रहा है, उसको अब अगर कहीं से चैलेंज है तो वो इस्लामिक वर्ल्ड में जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है उससे है। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा वैल्यू सिस्टम नहीं है जो वेस्ट के जो इस लिबरल सिस्टम को चैलेंज कर सकते सक्सेसफुल तरीके से। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, वो अभी भी कहीं अगर राइज है बड़े लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, इंस्टीट्यूशन के लेवल पर, बिलीफ और फेथ के लेवल पर, तो वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। वहाँ न सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन का पार्ट है बल्कि आवाम इसको बड़े लेवल पर प्रैक्टिस करती है, इसको ऊपर यकीन रखती है, उनके बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। और वहाँ एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पिरेशन भी पाया जाता है कि वो अपने वैल्यू सिस्टम के ज़रिए न सिर्फ खुद बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं बल्कि जो वेस्टर्न जो सिस्टम है उसकी कमियों को भी दूर करके उसको और बेहतर किया जा सकता है। तो इसकी स्टडी करने की ज़रूरत है कि 9/11 का फ़ायदा उठाकर इस ये जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम था ईस्टर्न वर्ल्ड का और स्पेशली जो इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको निशाना बनाने की तो कोशिश नहीं की गई है।
ताकि जो है एक खुली छूट जो है लिबरल जो वैल्यूज़ हैं, लिबरल सिस्टम है, उसको मिले और उसको कोई चैलेंज ना मिल सके। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि वहाँ भी अमेरिका के जो कि या वेस्ट के जो हमारे कंट्रीज़ हैं, वो जो अपने आप को डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट का चैम्पियन कहते हैं, उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड में हर उस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है जो कि प्रो लिबरल है, प्रो वेस्ट है, चाहे वो कितने ही एंटी ह्यूमन हो, चाहे वो कितने ही एंटी डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो कितनी एंटी ह्यूमन राइट हो। इजिप्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी मोर्सी साहब की, उससे आप बहुत सारे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इख्तलाफ को दूर करने का तरीका डेमोक्रेसी में ये है कि हम अगला इलेक्शन फेस करें, उसमें पब्लिक को कन्विंस करें। लेकिन हम सब देखते हैं कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के ज़रिए और ख़ुद अमेरिकन और वेस्ट के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए वहाँ पर एक बहुत ही ब्लडी कू कराया गया, और ना सिर्फ ब्लडी कू कराया गया बल्कि उस डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में जितने बड़े लीडर थे उन सबको स्नाइपर्स के ज़रिए किल कराया गया, कुछ को जेलों में मरवाया गया, कुछ को फांसी दी गई, और कुछ हज़ारों की तादाद में अभी भी अंदर जेलों में टॉर्चर किए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई ऐसी जो वहाँ की जो राजशाही है, वहाँ की जो किंगशिप है, वहाँ पर जो एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, जो कि बुनियादी तौर से प्रो वेस्टर्न है, उनको भी खुली छूट दी गई है, और वहाँ पे भी ऐसी कोई मूवमेंट को, ऐसे कोई ग्रुप को, ऐसी कोई पार्टी को वेस्ट सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है या नहीं करता है जो कि वहाँ एंटी डिक्टेटरशिप मूवमेंट चला रहे हैं उसके अंदर। इसी तरीके से हम ये सब जगहों पर देखते हैं। तो इसकी भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि कहीं इसका फ़ायदा उठाकर जो लिबरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बीच का जो स्ट्रगल है, जिसको बहुत सारे लोग क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का नाम भी दे देते हैं, और बहुत सारे लोग हालांकि इससे इनकार करते हैं, लेकिन उसमें गुंजाइश तो है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुई हैं जिससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अगर वो नेचुरल नहीं है तो एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और उसको जो एंटी लिबरल और एंटी वेस्ट पावर्स हैं, या ऐसी क़ुव्वतें हैं, या ऐसी पार्टीज़ हैं, ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसी जमातें हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है, और उसमें किसी उसूल और कायदे का ख्याल नहीं रखा गया है। तो ये एक उसका अलग डायमेंशन है जिसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। एक डायमेंशन और है जिस पर हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, वो है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज तकरीबन अब एक्सपोज हो गई हैं, वो फेल हो गई हैं। वो फेल किस मामले में हो गई हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ पार्लियामेंट के अंदर अगर आप मेजॉरिटी से कोई फैसला कर लें तो उसको डेमोक्रेटिक कह दिया जाता है। आप चाहे किसी दूसरे मुल्क पर इलीगल तरीके से वॉर लॉन्च कर दें, वहाँ पर कू कराएं, वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बर्बाद कर दें, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में अप्रूव होता है आप उसे डेमोक्रेसी कह रहे हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, दरअसल एक डार्क डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक डार्क डेमोक्रेसीज हैं। अब आप देखते हैं कि इराक के ऊपर जो WMDs का इल्ज़ाम लगाया था वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी ने, एक फेक वीडियो दिखाई गई, लेकिन ना तो वहाँ की डेमोक्रेसी ने कोई केस रजिस्टर किया, ना ही वो जेल गए, ना ही इनके ऊपर कोई केस है, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई है। तो ये कैसी डेमोक्रेसीज़ हैं जो झूठ के ऊपर और प्रोपेगेंडे के ऊपर फैसला लेती हैं, जो लॉबिंग के ऊपर फैसले लेती हैं। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत है पूरे वेस्ट को, क्योंकि वो सिर्फ इंटरेस्ट बेस है, जबकि इंटरेस्ट बेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट को डिफाइन करने का काम कई बार पावरफुल लॉबीज़ करती हैं, पावरफुल इंडिविजुअल करते हैं, बिजनेस लॉबीज़ करती हैं, ठीक है, आइडियोलॉजीज ग्रुप करते हैं, और उसमें झूठ और सच का ख्याल नहीं रखा जाता, और उसका फ़ायदा उठाकर वो दूसरे मुल्कों पर एक वॉर लॉन्च की जाती है, वहाँ पर जो है ना उनके रिसोर्सेज को कब्ज़ा किया जाता है, और एक डिस्ट्रक्शन का सीन वहाँ क्रिएट किया जाता है, जो कि हम पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक रवैया नहीं है, ये बुनियादी तौर से एक आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव डिक्टेटरशिप है। कलेक्टिव डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्योंकि ट्रूथ के नज़दीक होनी चाहिए, जस्टिस के नज़दीक होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ट्रूथ है, कोई चीज़ जस्टिस के करीब है, अगर आपकी पूरी पार्लियामेंट भी उसके अगेंस्ट कोई फैसला ले रही है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब ये बात साबित हो गई कि WMDs वहाँ नहीं थे इराक़ के अंदर, तो अमेरिकन कांग्रेस का जो फैसला था, सीनेट का जो फैसला था, ब्रिटेन की जो
पार्लियामेंट का फैसला था, फ्रांस और जर्मनी के जो पार्लियामेंट के फैसले थे वार में जाने के, वो कैंसिल होने चाहिए, उसको उसकी मजम्मत होनी चाहिए और क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसको कंडम किया जाना चाहिए और उस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए जो उन गलत फैसलों की वजह से हुई है, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाने चाहिए ताकि जो है ये आइंदा जो 9/11 के बाद जो हम ये डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में देख रहे हैं, एक ट्रेजिक इवेंट का बहाना बनाकर पूरी दुनिया को उस ट्रेजिडी का शिकार बनाया गया। तो ये भी बुनियादी तौर से इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है।